जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण प्यारे, श्री हरि। मौसम बदलने के साथ नाक से पानी आना, गले में रेशा आना, ऐसा क्यों होता है? ना बेसिकली है एलर्जी। जी। एलर्जी किस चीज़ की है? फूड एलर्जीज आजकल बहुत कॉमन है। जो रेशा बन रहा है वो गले पे भी इफेक्ट करता है? हाँ जी, नाक कान गला तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। होती है, गैस बनती है, तो उसका असर जो है वो हमारे गले पे भी पड़ता है। हाँ जी, जब ज़्यादा एसिड होता है, लेट जाते हैं खाना खाते ही, तो वो क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है, फूड पाइप तो हमारी। पानी के अलावा कभी कभी सर्दियों में ऐसे होता है भी नाक बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? नाक कान और गला दुरुस्त रहे उसके लिए हमें कोई घरेलू उपचार बताइए। हमें क्या? फ्रिज का खाना ना खाएं, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं। कान की सफाई ईयरबड से करते हैं, क्या हमें ईयरबड का इस्तेमाल करना चाहिए? ईयरबड नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि हमें कान। बात क्या आजकल बहरेपन का इलाज संभव है जो जन्म से ही बहरे हैं? हवाई सफ़र करते हैं, जब पहाड़ों पे जाते हैं तो कान का बंद होना ऐसे क्यों लगता है? जी दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं कान नाक और गले के बहुत ही मशहूर डॉक्टर संगीता अग्रवाल जी, जो कि राजेंद्र मेडिकल कॉलेज पटियाला में एसोसिएट प्रोफेसर भी बतौर काम कर चुके हैं और लोगों की सेवा निभाते रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम नाक कान और गले की समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उनके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संगीता अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने के साथ नाक से पानी आना, गले में रेशा आना, ऐसा क्यों होता है? देखो, ये ना बेसिकली है एलर्जी। जी। एलर्जी किस चीज़ की है? मिट्टी की है, पोलन की है, धुआं की है। आजकल अगर पराली जलती है, धुआं उठता है, उसकी है। जी। या फिर पटाखे जलते हैं दिवाली पे, अभी गुरपुरब पे भी जल रहे हैं, जी। तो इससे हवा दूषित हो जाती है, तो उसकी एलर्जी है। कई लोगों को सेंसिटिविटी है जी। और इसलिए वो फिर इरिटेशन होती है नाक में, आँखों में, और फिर पानी चलता है, तो ये एलर्जिक प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, जैसे हम एलर्जी की बात कर रहे हैं, एलर्जी क्या हमें प्रदूषण से भी होती है या और भी कई प्रकार से एलर्जी होती है? जैसे किसी को मिट्टी से एलर्जी होती है या कोई और भी ऐसी तरह की कोई एलर्जी होती है? फूड एलर्जीज आजकल बहुत कॉमन है क्योंकि जो ये पैक्ड सामान है, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, बिस्किट्स हैं, और कई चीज़ें जो हैं, मसाले हैं बाज़ार के, उससे भी एलर्जी हो सकती है। कईयों को एनिमल फर से हो सकती है, पेट्स रखे हुए हैं घर में, जी। उनके बाल उतरते हैं, फर है, उससे भी एलर्जी हो सकती है। जी। डॉक्टर साहब, हम ऐसी एलर्जी का पता कैसे चलता है? जैसे हमको बीमारी तो हो गई, हम उससे ग्रसित हो गए, लेकिन उस एलर्जी का पता कैसे चलता है भी हमको उससे एलर्जी है? एक तो हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट की कि उसको किस टाइम ये नाक चलती है। जी। तो पेशेंट यूजुअली हिस्ट्री देगा कि जब भी मिट्टी वाली जगह में जाते हैं, या जब धुआं उड़ता है, या पटाखे जलते हैं, तो नाक से पानी चलने लगता है, या जी। कोई खाने की चीज़ खाने के बाद ऐसे एलर्जिक सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग बहुत ज़रूरी है। जी। जब एलर्जी हमें ग्रसित हो जाते हैं एलर्जी से, तो उसके बाद हमें कैसे खान पीन हमें कैसा रखना चाहिए? खाना पीना तो हमें देखो रूटीन में अच्छा रखना चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड खाओ,
वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं। बेसिकली अ वेजिटेरियन डाइट with lot of proteins, carbohydrates and fats। जी। हमें बच्चों को घी मक्खन देना चाहिए। अगर हमें ऐसी एलर्जी हो जाती है तो ऐसी एलर्जी से कोई हमारा पारिवारिक मेंबर या कोई हमारे साथ का कोई ऑफिस या मेंबर है वो हमसे प्रभावित ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये एक दूसरे के हैंकीज़ नहीं यूज़ करें, टॉवल्स ना यूज़ करें, जी। और हाथ धोएं जब भी हम खाने के लिए बैठें। जी। जो जनरल प्रिकॉशंस हैं वो ही लेनी है। ये नहीं है कि कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इससे होती है, तो हमें सिर्फ साफ़ सफाई ही रखनी है जो हम हर एक बीमारी में रखते हैं। हमें कोई ठंडा या गर्म ऐसा भी कोई वस्तुएं, किन किन चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए इसमें? ठंडी चीज़ों को कई बार एलर्जी होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे ठंडा पानी ही है, कई बर्फ़ डाल के पीते हैं शेक्स। तो जब बहुत ठंडा हो जाता है तो उससे भी बॉडी को प्रॉब्लम आती है, वो नहीं टॉलरेट कर पाता है, तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। जब हमको एलर्जी हो जाती है, नाक से पानी आता है, तो इसके बाद जो हमारा जो पानी है, जब जो रेशा बन रहा है वो गले पे भी इफ़ेक्ट करता है? हाँ जी, नाक कान गला तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी। तो अगर नाक में पानी चलेगा तो वो पीछे जाएगा, गले में भी जाएगा। जी। और इसके अलावा अगर नाक में चल रहा है तो नाक से ट्यूब जाती है कानों की ओर, जी। तो वो कान में भी जाएगा, तो जी। कान भी बंद हो जाता है, कई बार सुनने में भी दिक्कत आ सकती है। जी। और गले में इरिटेशन होएगी तो खांसी आ सकती है, सोर थ्रोट हो। जैसे आपने बताया तीनों जो नाली है वो एक साथ जुड़ी हुई है, तो इसका असर कान की सुनने की क्षमता पे भी असर पड़ता है? हाँ जी, देखो, जब हमें जुकाम होता है तो नाक भी बंद होता है और कान भी बंद हो जाते हैं, जी। तो कान की सुनने की क्षमता पे भी असर पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही ज़रूरी बात मुझे जहन में आ रही है। जैसे हम कभी हवाई सफ़र करते हैं या पहाड़ों पे जाते हैं तो कान का बंद होना ऐसे क्यों लगता है, या कान कभी कभी ऐसे लगता है जैसे भारी हो रहा है? जब हम हवाई सफ़र करते हैं वहाँ पे बहुत हाई प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई होता है, तो उसका असर पड़ता है पर्दों पे। जी। तो जब कान के पर्दों पे असर पड़ता है तो हमें ऐसे लगता है भारी हो गए कान। जी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हम कुछ च्यूइंग गम रख सकते हैं, कोई जी। इलायची च्यू कर सकते हैं रास्ते के लिए, कोई लॉजेंजेस सब कर सकते हैं, ताकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर वो ठीक रहे। च्यूइंग करने से, स्वेलिंग करने से जो नाली कान को कनेक्ट करती है नाक से, वो खुलती रहती है बार बार, तो प्रेशर स्टेबलाइज हो जाता है। जी। जैसे मैंने देखा है कभी कभी हवाई सफ़र में वो कॉटन भी देते हैं कान में रखने के लिए। हाँ जी, कॉटन भी रख सकते हैं। अगर कईयों को सुनने में फिर दिक्कत आती है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि फिर सुनेगा नहीं कोई क्या कह रहा है, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो कान बंद कर लेंगे तो उसमें दिक्कत आती है। जी। जैसे हवाई सफ़र में हम सफ़र करते हैं तो कान में प्रेशर आता है, लेकिन कभी कभी जब ऊंची चोटी पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो कान में भारीपन सा लगता है, भी कान भारी हो रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं जब। हाँ जी, वहाँ पे प्रेशर लो होता है। When we go to a great height, so the pressure becomes low. तो कोई भी डिफरेंस हो जाएगा प्रेशर का तो वो कान को परेशान करेगा। हमें जो ये रूटीन के जुकाम, खांसी, गला खराब है, इसके लिए एंटीबायोटिक्स लेनी अवॉइड करनी चाहिए। जी मैम। एलर्जी जो है उसके लिए हमें बेसिकली जो एलर्जन है वो आइडेंटिफाई करो और उसको अवॉइड करो, फर्स्ट थिंग। अगर हम नहीं अवॉइड कर सकते तो एंटी एलर्जिक टेबलेट शॉर्ट टाइम के लिए ले सकते हो। जी। इसके अलावा हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं ताकि एलर्जी ना हो। उसके लिए हमें डाइट चेंज और लाइफस्टाइल चेंज चाहिए होता है।
ठीक है मैम, जैसे एक और बात है, हमारे जैसे पेट में एसिडिटी होती है, गैस बनती है, तो उसका असर जो है वो हमारे गले पे भी पड़ता है? हाँ जी, जब ज़्यादा एसिड होता है तो वो रिफ्लक्स होता है, ईसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू गले में आ जाता है जब एसिड बढ़ जाता है, या फिर हम लोग जब लेट जाते हैं खाना खाते ही, तो वो क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है, फूड पाइप तो हमारी सीधी नीचे को जाती है, तो ऊपर को जब वो रिफ्लक्स होता है तो गले में वो एसिड इरिटेट करती है, और ये अगर जब कंटिन्यूस हो जाता है तो फिर गला भी ख़राब रहता है एसिडिटी से। एक और बात है, जैसे कभी कभी नाक में जैसे अ, पानी आता है, पानी के अलावा कभी कभी सर्दियों में ऐसे होता है भी नाक बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? जब नाक बंद हो जाए तो उसके लिए तो देखो, अगर हम लेटे हुए हैं तो करवट बदल लें तो जी वो नाक खुल जाएगी। जी और वैसे भी अगर एक नाक बंद है तो दूसरी नाक से सांस चलती रहती है, तो इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर इसके अलावा हमारे पास जैसे स्टीमर है तो स्टीम ले सकते हैं, जी और कुछ ऑयल्स हैं जो वेपराइज हो जाते हैं, जी मैम। तो वो कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, जी मैम। कार्वॉल कैप्सूल्स फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो यूज़ कर सकते हैं। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट टू पेशेंट ऑन द रिक्वायरमेंट। जी मैम, जैसे कि मैम आगे अब सर्दी आ रही है, तो उस मौसम में हम अपना नाक, कान और गला दुरुस्त रहे, उसके लिए हमें कोई घरेलू उपचार बताइए। हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले तो हमें बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए। सर्दी के मौसम में अवॉइड कोल्ड डाइट, फ्रिज का खाना ना खाएं, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं, एनी टाइप ऑफ जूसेस विच आर कोल्ड वो ना लें, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स लें या थोड़ी वार्म लें, वाटर भी हमें थोड़ा वार्म करके लेना चाहिए। जी मैम। इसके अलावा हमें चाय और कॉफ़ी भी कम करनी चाहिए, उससे एसिडिटी बढ़ती है तो उससे गला ख़राब रहता है, उसे हमें GERD कहते हैं, GERD, जी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जी। तो उससे भी परेशानी होती है। एक मैम, जैसे बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कान की सफाई ईयरबड से करते हैं, क्या हमें ईयरबड का इस्तेमाल करना चाहिए? ईयरबड नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि हमें कान अपने दिखते नहीं हैं, और जब हम साफ़ करते हैं ईयरबड से या तो मैल अंदर चली जाती है जी और फिर वो क्लीन करनी ज़्यादा मुश्किल होती है। जी दूसरा, अगर मैल नहीं है कान में और हम ईयरबड यूज़ करते हैं तो उससे पर्दा भी फट सकता है, जी तो इसीलिए ईयरबड्स यूज़ करने अवॉइड करने चाहिए। जी। एक और बहुत ही ज़रूरी बात, क्या आजकल बहरेपन का इलाज संभव है जो जन्म से ही बहरे हैं? जो जन्म से बहरे हैं उनमें काफ़ी तरह की कैटेगरीज होती हैं, जी तो इसलिए उनकी प्रॉपर पहले जांच चाहिए, और फिर जहां हॉस्पिटल में इंतज़ाम हो उनकी प्रॉपर टेस्टिंग का, जैसे बेरा टेस्ट है, ऑडियोमेट्री है, तो वो सब होने चाहिए। और अगर बच्चा है छोटा, उसको लेके आए हैं तो उसके हिसाब से और टेस्ट भी होते हैं, जैसे OAE है, टिम्पैनोमेट्री है, तो उसको करने के बाद हमें पता चलता है कि कितनी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हियरिंग एड्स भी हैं या कॉक्लियर इम्प्लांट्स भी हैं, जी तो इलाज पॉसिबल है अगर प्रॉपर प्लेस पे किया जाए। जी मैम। तो उसकी जो इलाज करने की शुरुआत है वो कौन से साल में होती है? वो एट बर्थ के बाद जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे की ऑडियोमेट्री टेस्टिंग इवन 1 डे आफ्टर बर्थ पॉसिबल है, और उससे हमें आइडिया हो जाता है कि बच्चे की कान की क्षमता, सुनने की क्षमता ठीक है कि नहीं। कोई ऐसा योग या आसन है जिससे हमारे नाक, कान और गला दुरुस्त रहे?
एक तो हमें रेगुलर ऑयलिंग करनी चाहिए, जैसे सरसों का तेल हर एक घर में अवेलेबल होता है। जी तो सुबह उठ के या नहाने के बाद हम कान में फिंगर से, उंगली से, नाक में और नेवल में लगा सकते हैं। जी इसके अलावा हमें अनुलोम विलोम जो है, ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है, वो कर सकते हैं। जी मैम। उसको भी रेगुलर करने से नाक, कान, गला दुरुस्त रहते हैं। जी, दर्शकों ने हमारी इस वीडियो को सुना, उम्मीद करते हैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, उनके ज्ञान में वाधा हुआ होगा। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी नाक, कान या गले की प्रॉब्लम है, इससे संबंधित किसी भी माहिर डॉक्टर के साथ संपर्क ज़रूर करें। अगर हो सकता है तो आप हमारे डॉक्टर साहब भी संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर इनका मोबाइल नंबर आ रहा है, आप इनको व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।